अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इन माय चैनल। ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हमने कजन्स ऑफ कंपाइलर पढ़ना है। कंपाइलर के तीन कजन हैं। पहला है प्री प्रोसेसर, दूसरा असेंबलर है और तीसरा लिंकर एंड लोडर है। ये तीन कंपाइलर के कजन हैं। यानी जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो वो सीधा कंपाइलर के पास नहीं आता, वो इनके पास भी आता है। ये भी अपना रोल अदा करते हैं उसको ट्रांसलेट करने में। तो हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने में। जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो वो सोर्स कोड सीधा प्री प्रोसेसर के पास आता है। प्री प्रोसेसर कंपाइलर से भी पहले आता है और प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को एक्सपेंड करता है। क्या करता है? एक्सपेंड करता है। प्री प्रोसेसर का काम होता है एक्सपेंड द सोर्स कोड। एक्सपेंड द सोर्स कोड का क्या मतलब है? मतलब हमने कोड लिखा, वो प्री प्रोसेसर के पास आएगा, प्री प्रोसेसर उसको एक्सपेंड कर देगा। इसका मतलब क्या है? तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये C++ में हमारे पास एक सोर्स कोड है जिसमें हमने मैक्रो डिफाइन किया हुआ है। ये एक हमने मैक्रो बनाया हुआ है, ठीक है। मैक्रो का क्या मतलब होता है कि हमने एक कोड है जिसको बार बार रिपीट करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम उसके लिए मैक्रो बना देते हैं। ये हमने एक क्यूब का मैक्रो बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया है कि क्यूब x उसको डिफाइन किया है कि x मल्टीप्लाई बाय x, यानी जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, इस मैक्रो को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इसको हम कॉल करेंगे तो ये देखेगा कि इसने करना क्या है। इसने क्या करना है कि x को मल्टीप्लाई करना है x से, फिर x को मल्टीप्लाई करना है x से, यानी इसने क्यूब का काम करना है। तो यहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया है तो ये तो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड तो नहीं है। सपोज करें कि एक दफ़ा दोबारा मैं इसको कॉल करवा दूं। यहाँ पे मैंने दोबारा कॉल किया क्यूब और इसके अंदर मैंने कोई और नंबर पास कर दिया। सपोज मैंने 4 पास कर दिया, तो ये मैंने इसको 2 दफ़ा यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब 2 दफ़ा जो मैंने कॉल किया है तो यहाँ पे तो इसका तो एक्चुअल कोड यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे तो सिर्फ हमने कॉलिंग की है। इसका जो रियल कोड है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो तो यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ठीक है, और इसकी भी डेफिनेशन वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो हमारा प्री प्रोसेसर क्या करेगा? इनको एक्सपेंड करेगा, यानी इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में इनका क्या काम है, उस कोड को लेके आएगा, ठीक है। इसका काम है एक्सपेंड करना। स्पेशली जब मैक्रोज हम लिखते हैं उनको प्री प्रोसेसर एक्सपेंड करता है। उसके अलावा जब भी आप देखें जिस लाइन में हैश हो तो वो सीधा प्री प्रोसेसर के पास जाएगी, उन लाइंस को प्री प्रोसेसर ही पढ़ेगा। दूसरा काम है प्री प्रोसेसर का फाइल को इंक्लूड करना, यानी फाइल इंक्लूजन का काम है। फाइल इंक्लूजन के काम से क्या मतलब है कि मैं लिख दूं ऊपर फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन से क्या मतलब है? सपोज करें ये हमारे पास दो फाइल हैं, ये एक है add.cpp और दूसरी है tc.cpp। इस फाइल में हम अपना करंट प्रोग्राम लिख रहे हैं अभी, ठीक है, अभी लिख रहे हैं हम इसमें। और ये जो फाइल है इसमें हमारा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम इस फाइल को करंट प्रोग्राम में, यानी करंट फाइल में इंक्लूड करें, यानी इस फाइल को हम इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं, इसको हम कहते हैं हैश इंक्लूड, और इसके बाद हमने डबल कोटेशन लगाना है, फिर हमने फाइल का नाम लिखना है। फाइल कौन सी है जिसको हमने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है? tc.cpp। तो जब हम करंट प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ये जो tc.cpp फाइल है वो करंट प्रोग्राम में, यानी करंट फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और ये काम भी कौन करेगा? हमारा प्री प्रोसेसर करेगा। तो ये प्री प्रोसेसर के दो मेन काम थे, एक्सपेंड करना मैक्रोस को, फाइल को इंक्लूड करना, राइट।
और जब ये सोर्स कोड एक्सपेंड हो जाता है तो ये सोर्स कोड हमारा कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर इस कोड को टारगेट असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा, यानी जो एक्सपेंडेड कोड है वो जाएगा किसके पास? कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा टारगेट असेंबली कोड में। हम ये नहीं देखेंगे कि कंपाइलर इसको कैसे कन्वर्ट करता है टारगेट असेंबली कोड में, क्योंकि आगे की जो भी वीडियोस हैं वो सारी हमने कंपाइलर को ही डिस्कस करना है। अच्छा, जब ये टारगेट असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमारा ये जो कोड है वो जाता है असेंबलर के पास। असेंबलर इस कोड को क्या करेगा? रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रीलोकेटेबल मशीन कोड को समझने के लिए हमें एड्रेस बाइंडिंग को समझना पड़ेगा। एड्रेस बाइंडिंग का क्या मतलब है? सपोज करें कि हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं लिखता हूं मूव AL रजिस्टर में BL रजिस्टर, राइट, जो इनके अंदर वैल्यू है वो मूव हो जाए। थोड़ा मैं इनको दूर दूर कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं कि ऐड CL DL या ऐड 23 कर देता हूं। अब ये क्या है? ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा, यानी ये कहीं पे पड़ी हुई होगी। तो मैं एड्रेस लिखता हूं, सपोज कर लें कि ये जो इंस्ट्रक्शन है उनके ये एड्रेसेस हैं। पहली इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस है, दूसरी इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस है। ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे सारे एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब इन इंस्ट्रक्शन की इन एड्रेस के साथ क्या होगी? हमारी मैपिंग। अच्छा, मैपिंग का मतलब होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं मैपिंग, ठीक है। अब ये जो हमारी मैपिंग है ये भी दो किस्म की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक मैपिंग, ठीक है, और एक होती है हमारी डायनामिक मैपिंग। स्टैटिक मैपिंग का मतलब होता है कि ऐसी मैपिंग, ऐसे एड्रेसेस जो पहले ही मैप हो जाते हैं, यानी हम उनको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, यानी वो फिक्स होते हैं। और डायनामिक ऐसे जो रन टाइम पे चेंज होते हैं, या ऐसा डेटा जिनके एड्रेसेस रन टाइम पे असाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं डायनामिक मैपिंग। ये जो डायनामिक मैपिंग है, हम ये C++ में न्यू कीवर्ड के साथ या C में हम मैलॉक और कैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम डायनामिक मैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डायनामिक मैपिंग है यही हमारा रीलोकेटेबल मशीन कोड है, यानी ऐसा कोड जिसको हम रीलोकेट कर सकते हैं, राइट। और जब ये कोड रीलोकेट हो जाता है तो फिर ये कोड हमारा जाता है लिंकर के पास। लिंकर क्या करेगा? इस कोड को लिंक कराएगा लाइब्रेरीज के साथ। लाइब्रेरीज के साथ लिंक कराने का मतलब होता है कि जो हमने फंक्शंस वगैरह यूज किए हुए हैं, जैसे सपोज कर लें आप printf है, scanf है, एक दफा मैं इनको लिखता हूं। सपोज कर लें आप ये कुछ फंक्शंस हैं, सही है, ये C के हैं, ठीक है। और लिंकर क्या करेगा कि जो रीलोकेटेबल मशीन कोड आया है इसके पास, उस कोड को, यानी उसके अंदर सपोज कर लें आपके कुछ फंक्शंस हैं, उनको लिंक करवाएगा लाइब्रेरी के साथ। लाइब्रेरी का मतलब होता है यानी हमारी जो हेडर फाइल्स हैं उनके साथ लिंक करवाएगा, ठीक है। हेडर फाइल्स के साथ लिंक करवाएगा। हेडर फाइल के साथ जब ये लिंक हो जाएंगी तो हमारी एक फाइल बनेगी जिसको हम कहते हैं exe फाइल। ये बन जाएगी हमारी exe फाइल। यानी एक दफा दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि जब रीलोकेटेबल मशीन कोड जाएगा लिंकर के पास, तो लिंकर क्या करेगा? उस कोड को लाइब्रेरीज के साथ लिंक करवाएगा, यानी जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उनके साथ लिंक करवाएगा। जैसे हमारे ये फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको ये लिंक करवाएगा। जब ये रीलोकेटेबल मशीन कोड को लाइब्रेरी के साथ लिंक करवाएगा तो एक हमारी exe फाइल बन जाएगी। अब ये जो exe फाइल है ये जाएगी लोडर के पास। लोडर क्या करेगा? लोडर लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, यानी जो exe फाइल लोडर के पास आई है
ठीक है, ये exe फाइल लोडर के पास आई है। लोडर इस exe फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, जहां से CPU या आप प्रोसेसर कह सकते हैं इसको उठाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो ये थे हमारे कजन्स ऑफ कंपाइलर, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को यानी यहां से लेकर यहां तक, इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी बोलते हैं, यानी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कौन कौन सी चीजों के पास जाता है, तो इसको हम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर, इनको हम कंपाइलर के कजन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये कंपाइलर के साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और उसके अलावा आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।